क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर हमारे पास। हमसे पूछा गया है कि साइनसोइडल वोल्टेज का हमें एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, गिवन है, ओमेगा की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है 628, ठीक है, ये किस में है, रेडियन पर सेकेंड में है। तो हमसे क्या, बेसिकली हमसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो सबको पता होगा जो नॉर्मल वोल्टेज की वैल्यू हम लिखते हैं किसी भी टाइम पर, उसकी वैल्यू होती है Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब ये जो ओमेगा की वैल्यू है, हमें पता है कि ओमेगा इक्वल टू कितना होता है भाई, 2 पाई इंटू एफ होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 628 अपॉन, इसको डिवाइड कर देंगे हम 2 पाई से, तो हमें यहां से फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, हम सबको अच्छे से पता है, 2 पाई की वैल्यू होती है 6.28, ठीक है। तो ये f की वैल्यू हमें यहां से दिख गई। अब 628 से 628 कट जाएगा, लेकिन नीचे क्या है, 2 अंक बाद दशमलव है, तो हमें ऊपर 2 जीरो को बढ़ाना पड़ेगा। तो फाइनली हमारा यहां से आंसर कितना, 100 जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाती है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमसे पूछा गया है कि किसी 3 फेज मशीन में जो 3 कॉइल्स होती हैं उनको जो एयर गैप फेरी के साथ इसमें कितना इलेक्ट्रिकल स्पेस है डिग्री में उसको रखा जाता है। सबको पता होगा कि जो 3 फेज 3 वाइंडिंग मशीन होती हैं उनमें अपन जो बाइंडिंग को डिस्प्लेस करते हैं वो 120 डिग्री के एंगल पर करते हैं, यानी कि 120 डिग्री के एंगल पर इलेक्ट्रिकल स्पेस दिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हमसे पूछा गया है हमें डाइवर्सिटी फैक्टर को कैलकुलेट करना है जब किसी पावर प्लांट की जो मैक्सिमम डिमांड है वो 50 मेगावाट है और सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 56 वाट है। देन द डाइवर्सिटी फैक्टर दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, sum of individual maximum demand divided by maximum demand of power plant, ठीक है। तो हमें सबकी इंडिविजुअल का टोटल गिवन है कितना, 56, और जो मैक्सिमम डिमांड है प्लांट की वो कितनी है, 50 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो बेसिकली इस वैसे भाग भी दे सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन हम यहां से दिमाग लगाएंगे, इसमें हम दोनों साइड 2 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 56 दूनी 112 हो गया और 50 दूनी कितना हो गया, 100 हो गया। तो 112 को अपन 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 1.12 आ जाएगा, ठीक है। देन ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 1.12 करेक्ट हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हमसे पूछा गया है कि किसी एक यूनिवर्सल मोटर को इंडक्टिवली कंपनसेटेड हम कब कहेंगे, जब कंपनसेटिंग वाइंडिंग की कंडीशन कैसी हो। देखो सबसे पहले समझेंगे, जो यूनिवर्सल मोटर होती है उसमें ये फील्ड वाइंडिंग होती है हमारी, ठीक है, और उसी के साथ हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग को, ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को, और ये हमारा यहां पर हो जाता है क्या, आर्मेचर, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, आर्मेचर हो जाता है। दिस इज अवर फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इंडक्टिवली कंपनसेटेड कब होगी, जब हम जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है इसको शॉर्ट सर्किट कर दें, ठीक है ना, तब हमारी जो मोटर है वो इंडक्टिवली कंपनसेटेड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सर्किट में इंडक्टेंस सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4 राइट आंसर हो जाएगा। जब हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो हम यूनिवर्सल मोटर को बोल सकते हैं कि ये इंडक्टिवली कंपनसेटेड हो चुकी है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हमें 4 पोल एक जनरेटर गिवन है, इसको लैप बाउंड किया गया है आर्मेचर को, 51 इसमें स्लॉट है और प्रत्येक स्लॉट में 20 कंडक्टर को रखा गया है। तो हमें बताना है कि कितने वोल्टेज को है जनरेट करेगी ये मशीन जब इसको 1500 आरपीएम पर हम रोटेट करवाएं, ठीक है।
और जो फ्लक्स पर पोल है 7.0 मिली वेबर हमें गिवन है। तो सबको पता होगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या जनरेट वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फाई जेड एन पी अपॉन 60 इंटू ए। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका। तो कुछ नहीं है, सिंपल, हम फाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो 7 इंटू 10⁻³ जो है फाई की वैल्यू आ गई। जेड यानी नंबर ऑफ कंडक्टर, देखिए 51 स्लॉट के अंदर अगर हम 20 कंडक्टर को रखेंगे तो नंबर ऑफ कंडक्टर टोटल कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो एक स्लॉट में 20 कंडक्टर हैं तो 51 स्लॉट में 51 इंटू 20 कंडक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 51 इंटू 20, ये जेट की वैल्यू हो गई है, ये पूरी 51 इंटू 20 जेट की वैल्यू है। और अगर हम बात करें किसकी, आरपीएम की, तो 1500 आरपीएम पर ये रोटेट कर रही है। और पोल इसमें कितने हैं, तो पोल इसमें 4 गिवन है। ठीक है, 4 पोल। ठीक है, तो 4 पोल की हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी 60। अब देखो चूंकि ये लैप बाउंड है इसीलिए जो ए की वैल्यू है ए इक्वल टू पी फॉर लैप। ठीक है, और अगर यहां पे वेव होता देन ए विल बी इक्वल टू 2। तो यहां पे हम p यानी कि 4 की वैल्यू रखेंगे तो 4 से 4 डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, ये 4 से यहां 4 कट गया, और अगर ये 0 से ये वाला 0 कट गया। ठीक है, और अगर हाँ ये कट जाएगा यहां से, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 7 21, 17 टाइम ये कट गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 10⁻³ बचा है, 17 बचा है, यहां से 1500 बचा है। जब हम इस ओवरऑल वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी 178.5 वोल्ट। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, जेन्युइन क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, इसमें कोई ट्रिकबाजी नहीं करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हमसे पूछा गया है कि किसी सिंक्रोनस मशीन में अगर मशीन का साइज डिक्रीज करता है यानी घट जाता है। ठीक है ना, समझिए बात को, यहां पे क्या है, मशीन का साइज घट रहा है। तो जब भी मशीन का साइज घटेगा तो पर यूनिट आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और जो पर यूनिट सिंक्रोनस रिएक्टेंस है ये क्या करेगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, तो बस यही कंसेप्ट है, जब मशीन का साइज कम हो जाएगा तो आर्मेचर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा और पर यूनिट सिंक्रोनस रिएक्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। तो मशीन का साइज कम ज्यादा करने पर यही 2 इफेक्ट हैं जो बेसिकली हमें देखने को मिलता है। अगर हम मशीन की साइज को इंक्रीज कर देंगे तो इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा याद रखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है एक आध क्वेश्चन और आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन की। तो देखो इसमें यूनिफॉर्म एयर गैप नहीं होता है, कांस्टेंट रिलक्टेंस भी नहीं होता है क्योंकि रिलक्टेंस चेंज होता रहता है इसमें। ठीक है, और फ्लक्स प्रोड्यूस बाय आर्मेचर वेव इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ द वेव विद रिस्पेक्ट टू फील्ड पोल, ये भी नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिलक्टेंस अलोंग द डायरेक्ट एक्सिस डी एक्सिस इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ द क्वाड्रेचर एक्सिस। देखो समझिए एक्सिस के बारे में इसमें पूछा गया है। तो देखो अगर हम बात करें सेलिएंट पोल की तो इस तरीके से ये हमारे फील्ड पोल हो गए हैं। ठीक है, अगर हम इसके बीच में रोटर को रखें, ये हमारा रोटर हो गया इसके बीच में। ठीक है, अब देखिए अगर हम इस रोटर की बात करें तो ये जो पोल है हमारा, ये जो पोल है, इस पोल से जो फ्लक्स है वो ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ऐसे ऐसे मूव करेगा। यानी कि यहां पर सिंपल सी बात करें तो डायरेक्ट एक्सिस, ये हमारी एक्सिस, एक सेकंड लेट मी चेंज द पेन। ओके, सो ये एक्सिस हमारी डायरेक्ट एक्सिस है, ये एक्सिस हमारी क्वाड्रेटर एक्सिस है। ठीक है, ये डी एक्सिस हो गया एंड दिस वन इज क्यू एक्सिस। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कि जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस डायरेक्ट एक्सिस है उसके अलोंग कैसी है, कम है। ठीक है ना, जो डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग जो रिलक्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें क्वाड्रेचर एक्सिस, तो क्वाड्रेचर एक्सिस के अलोंग जो है, जो हमारा एयर गैप है वो ज्यादा होगा तो रिलक्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है ना, यहां पर
एक पोल और होगा, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे पोल होते हैं, क्योंकि जो हमारी सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मशीन है उसमें हम पोल मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज करते हैं, ठीक है। और ये नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है इसमें रोटर के लिए, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। इसीलिए जो रिलक्टेंस होता है डायरेक्ट एक्सिस के अलोंग वो स्मॉल होता है हमेशा, और जो क्वाड्रेचर एक्सिस के अलोंग रिलक्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो बस यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा पावर प्लांट है जिसकी हाईएस्ट रनिंग कॉस्ट होती है। तो देखो डीजल पावर प्लांट है, इसकी हाईएस्ट रनिंग कॉस्ट होती है, ठीक है, क्योंकि जो डीजल होता है वो काफी कॉस्टली होता है हमारे लिए उसको यूज कर पाना, ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट में तो आपको पता ही होगा कि इसमें जो हम फ्यूल यूज करते हैं उसकी कीमत बिल्कुल नगण्य होती है, बिल्कुल जीरो के बराबर मान के चलते हैं, क्योंकि वाटर है, फ्री होता है, हम स्टोर कर लेते हैं पहले अपनी अच्छी खासी कैपिटल कॉस्ट खर्च करके डैम बना के, उसके बाद हमारा जो फ्यूल है वो चलता रहता है। थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो कोल काफी सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू डीजल, ठीक है। तो हाईएस्ट रनिंग कॉस्ट किसकी होती है, डीजल पावर प्लांट की, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमसे पूछा गया है कि जो टी टाइप थर्मोकपल होता है वो किससे बना होता है, ठीक है। तो थर्मोकपल टी टाइप जो होता है वो कॉपर कॉन्स्टेंटन से बना होता है, ठीक है। जो बेस मेटल थर्मोकपल होते हैं, बेस मेटल थर्मोकपल, उनके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, उनके कुछ टाइप हैं, देखते हैं बेस मेटल थर्मोकपल के लिए। तो इसका बेसिकली 4 टाइप देखने को मिलते हैं, जे, के, टी और ई, ठीक है। और अगर हम जे की बात करें तो जे थर्मोकपल जो होता है, जे थर्मोकपल होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना होता है। जे थर्मोकपल इज मेड फ्रॉम आयरन एंड कॉन्स्टेंटन, ठीक है। तो आयरन और कॉन्स्टेंटन दोनों को मर्ज करके हम जे टाइप का जो है थर्मोकपल बनाते हैं। और निकिल और क्रोमियम यानी नाइक्रोम, निकिल प्लस क्रोमियम, ठीक है, इससे हम के टाइप का जो है थर्मोकपल बनाते हैं। और टी टाइप का थर्मोकपल आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, कॉपर और कॉन्स्टेंटन को मिला के। और अगर हम ई टाइप के थर्मोकपल की बात करें तो निकिल, क्रोमियम और कॉन्स्टेंटन, यानी कि नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटन, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे बेसिक हो गया थोड़ा सा, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन कि थर्मोकपल के सीरीज कनेक्शन को क्या कहते हैं, थर्मोकपल के सीरीज कनेक्शन को कहते हैं थर्मोपाइल, ठीक है। ये भी काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, थर्मोकपल के सीरीज कनेक्शन को हम थर्मोपाइल कहते हैं। और बेसिकली 3 टाइप के थर्मोकपल हैं, टाइप आर, टाइप एस और टाइप बी। आर एस बी टाइप के थर्मोकपल को हम जो है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, इसीलिए हम इनको नोबल मेटल थर्मोकपल भी कहते हैं। कैसे, नोबल मेटल थर्मोकपल भी कहते हैं, नोबल मेटल थर्मोकपल, ठीक है। तो ये पूरा बेसिक हो गया। और पता होगा थर्मोकपल में बेसिकली हम करते क्या है, जंक्शन का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट रख के हम एक वोल्टेज को मेजर करेंगे और उस वोल्टेज की कंपेयर करेंगे, उसमें कैलिब्रेशन वगैरह होता है। तो उससे क्या होता है, उस वोल्टेज के हिसाब से हम ये बता देते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में कितना आ रहा है, ठीक है ना, बस सिंपल यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, हमसे पूछा गया है कि जो नॉमिनल टी टाइप की रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में, तो उसमें संट कंडक्शन होता है, जो संट कैपेसिटेंस होता है, संट कैपेसिटेंस की बात चल रही है, तो उसको हम लंप्ड कर देते हैं, उसको कंसंट्रेटेड कर देते हैं मिडिल में, ठीक है। आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो है हमारा कैपेसिटेंस उसको लंप्ड कर दिया जाता है, और इस साइड हमारा जो है इंपीडेंस होता है और इस साइड भी हमारा इंपीडेंस होता है। लेकिन बीच में अगर बात करें तो बीच में जो कैपेसिटेंस है, संट कैपेसिटेंस है, उसको हम कंसंट्रेट कर देते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हमसे पूछा गया है कि एक 75 किलोवाट की 3 फेज स्टार कनेक्टेड 50 हर्ट्ज 440 वोल्ट की साइलेंड्रिकल रोटर टाइप सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। उसमें 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर पर जो है नियत कांस्टेंट
स्टेट के साथ वो संचालित हो रही है यानी चल रही है, ठीक है। क्षेत्र यानी कि फील्ड एंड स्टेटर हानियों को छोड़कर, यानी कि इसने क्या कहा है कि जो फील्ड एंड स्टेटर लॉस है इनको जीरो कर दो, यानी कि नगण्य कर दो। स्टेटर लॉस को क्या कहा इसने, जीरो कर दिया अपन ने, छोड़कर यानी जीरो कर दिया। मोटर की जो दक्षता है वो कितनी 95% होती है और एक्स सिंक्रोनस रिएक्टेंस की वैल्यू 2.5 ओम है। तो हमें जो मैकेनिकल पावर डेवलप हुई है रोटर शाफ्ट पर उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं है, जितना बड़ा क्वेश्चन है ना उतना छोटा इसका आंसर है। तो जो डेवलप्ड मैकेनिकल पावर होती है दैट विल बी इक्वल टू इनपुट पावर। इनपुट पावर कैसी हो गई है डेवलप पावर, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉसेस को नेग्लेक्ट किया है, लॉसेस को जीरो किया है, इसीलिए जो मैकेनिकली डेवलप पावर हो गई वो इनपुट पावर की इक्वल हो जाएगी। सिंपल है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है इनपुट पावर क्या होता है भाई, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इफिशियंसी, ठीक है ना। बस सिंपल है, क्योंकि हमें पता है इफिशियंसी बराबर क्या होता है। इफिशियंसी देखो समझिए बात को, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यही इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है। तो हमने क्या किया है, हमने इनपुट पावर को यहां पे ले आए, हम आउटपुट जो इफिशियंसी का साइन है इसको यहां ले गए हम ईटा को। तो अब बस कुछ नहीं है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इनपुट पावर हमारे पास कितना गिवन है, सॉरी इनपुट को तो हमें कैलकुलेट ही करना है, क्योंकि इनपुट ही तो मैकेनिकल पावर के बराबर है, तो इनपुट पावर को हम कैलकुलेट करेंगे। बाकी हमें आउटपुट पावर गिवन है कितनी है, 75 किलोवाट, 75 किलोवाट। और इफिशियंसी की बात करें हम तो कितना 0.95 इफिशियंसी गिवन है, ठीक है। और हम इसको वॉट में ले जाएंगे तो 7500 वॉट, 75,000 वॉट, ठीक है, अपॉन 0.95, ठीक है। जब हम इसको 0.95 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 78950 वॉट, ठीक है। तो ऑप्शन जो 4 नंबर है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 78,950 वॉट। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, हमसे पूछा गया है कि किसी सीरीज आरएलसी सर्किट में जो सेलेक्टिविटी होती है उसको किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक बात समझिए, सेलेक्टिविटी होती क्या है, सेलेक्टिविटी क्या होती है, सेलेक्टिविटी एक एबिलिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने की, नाम ही इसका सेलेक्टिविटी है, यानी कि सेलेक्ट करेगी ये कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को और बाकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अलावा जो भी उल्टी सीधी हार्मोनिक्स या उल्टी सीधी जो भी फ्रीक्वेंसी है उन सबको हटा देगी, यानी कि द एबिलिटी ऑफ सेलेक्ट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बाय रिमूविंग ऑल अदर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी, ठीक है। और सेलेक्टिविटी को हम मेजर करते हैं क्वालिटी फैक्टर से, समझिए बात को, सेलेक्टिविटी को हम मेजर करते हैं किससे, क्वालिटी फैक्टर को, यानी कि जो वैल्यू सेलेक्टिविटी की होगी वही वैल्यू हमारे क्वालिटी फैक्टर की होती, ठीक है ना। तो सेलेक्टिविटी इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर, ठीक है ना। तो पता होना चाहिए सेलेक्टिविटी इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर, और क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सबको पता होना चाहिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ, ठीक है ना, बैंडविड्थ, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की तो F0 हो जाता है यहाँ पे, और बैंडविड्थ की बात करें तो F2 माइनस F1 हो जाता है। तो इस तरीके से सेलेक्टिविटी और क्वालिटी फैक्टर लगभग क्या वो कंप्लीटली एक ही चीज है, ठीक है ना। तो सेलेक्टिविटी और क्वालिटी फैक्टर में कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर हम बात करें, चलो यहीं तक ठीक है, हो गया यहां तक, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं करने लेक्चर अपन को। तो इसके लिए जो ऑप्शन हो जाएगा देखिए समझिए, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का अगर हम रेशियो निकालें बैंडविड्थ के साथ में तो हमें क्या सेलेक्टिविटी मिल जाएगी। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, हमसे पूछा गया है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए हम कौन सी इंप्योरिटी को मिक्स करेंगे जर्मेनियम में, ठीक है, कौन सी इंप्योरिटी को मिक्स करें हम जर्मेनियम में। देखो सबसे पहले हम देखते हैं जो सेमीकंडक्टर होते हैं हमारे लिए जो एलिमेंट की टेबल है उसमें 4th 3rd और 5th ग्रुप के जो एलिमेंट है हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि उनमें सेमीकंडक्टर को डिफाइन किया गया। तो इसमें देखिए मैं सभी लिख देता हूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है, अच्छे से। ये बल्गाइनताल, ओके। एंड 4th सेक्शन बताता है कसी जेंसन बीबी, ठीक है। और 5th ग्रुप बताता है
90 सब बी, 90 सब बी। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड ग्रुप हमारा, ये हो गया फोर्थ ग्रुप हमारा, और ये हो गया फिफ्थ ग्रुप। अब देखिए, ये जो फोर्थ ग्रुप है ना, इसकी बैलेंस ही फिक्स होती है। ठीक है ना, मतलब ये जो होता है प्योर होता है, प्योर की कैटेगरी में आता है। तो हम प्योर चीज में इम्प्योरिटी को मिलाएंगे। अगर हम, जैसे इसमें जर्मेनियम गिवन है, जर्मेनियम गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये जो जर्मेनियम है और जो सिलिकॉन है, इसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन्हीं को यूज करते हैं फोर्थ ग्रुप में। अगर हम थर्ड ग्रुप को, जैसे क्वेश्चन के हिसाब से जो गैलियम है, गैलियम को अगर हम इसमें मिलाएं या इसमें मिलाएं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें पी टाइप मिलेगा। ठीक है, हमें पी टाइप मिलेगा। अगर हम क्या करें, अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में या तो हम फास्फोरस मिलाएं या फिर हम एंटीमनी मिलाएं, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें एन टाइप मिलेगा। ठीक है ना, तो ये बेसिक है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज द। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। हमसे पूछा गया है कि 100 वॉट का एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है जो कि 2 घंटे तक बराबर ऑपरेट होता है, तो इसमें कितनी एनर्जी की कंजम्पशन होगी हमें बताना है। तो सिंपल है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है भाई, पावर इनटू टाइम। ठीक है ना, पावर इनटू टाइम। तो पावर हमें कितनी गिवन है बल्ब की, 100 वॉट। ठीक है, और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम हमारे पास कितना है, 2 घंटे। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एसआई सिस्टम में जाना पड़ेगा। तो एसआई सिस्टम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले घंटों को हम मिनट में ले जाएंगे, फिर मिनट से हम सेकेंड में मूव करेंगे। ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी, जूल या फिर वॉट सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे हम 6 छंग 36, 36 दूनी 72, तो सिंपल 72 और 400, यानी कि 7,20,000 जूल। और अगर हम सिंपली अगर अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस के हिसाब से हमें इसको सेट करना पड़ेगा। तो 720 के और जूल, यानी कि 720 किलो जूल विल बी द राइट आंसर, दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकेंड। सो 14 के लिए ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हमसे पूछा गया है कि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्लिप गिवन है, और हमसे रोटर फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। स्लिप की वैल्यू कितनी है, 5% है, लेकिन हम परसेंट को हटाएंगे। ठीक है, तो 5/100 हो जाएगा, और जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो, सप्लाई फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो एफ एस है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 दूनी 100, तो 5/2 दैट इज द 2.5 हर्ट्ज। तो हमने इस फॉर्मूले को यूज करके कितना आंसर निकाल दिया भाई, 2.5 हर्ट्ज, दैट इज द ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमसे पूछा गया है कि एक ऑसिलोस्कोप में जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उस पर ग्रिड जैसे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर अक्ष शामिल होते हैं। सिंपल सी ये बात है, ग्रिड, इस तरीके के ग्रिड क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर शामिल होते हैं, जिसमें जो होता है विजुअल को मेजर करने के लिए वेवफॉर्म मानक का उपयोग किया जाता है, यानी वेवफॉर्म, स्टैंडर्ड वेवफॉर्म का यूज करते हैं हम, जो हमें विजुअल हो रहा है उसको मेजर करने के लिए, जो वेवफॉर्म हमें शो हो रही है उसको मेजर करने के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, देखो ये जो अरेंजमेंट होता है ना वर्टिकल और ऑरिजोनटल का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ग्रेटिक्यूल कहते हैं, ग्रेटिक्यूल। ठीक है ना, तो ये ग्रेटिक्यूल है, दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्रेटिक्यूल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा 16 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी ऐसी क्वांटिटी के लिए जो क्रेस्ट वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है। देखो क्रेस्ट वैल्यू या फिर पीक वैल्यू दोनों एक ही चीज है, तो हमसे यही पूछा गया है कि क्रेस्ट वैल्यू किसके बराबर होती है, तो क्रेस्ट वैल्यू पीक वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है ना, किसके, पीक वैल्यू यानी शिखर मान, शिखर मान यानी पीक वैल्यू एक ही बात है, तो शिखर मान के बराबर होती है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, हमसे पूछा गया है कि हमें हाई स्पीड की, हाईएस्ट स्पीड की गणना करने है। दो हाईएस्ट स्पीड का मतलब समझ गई अभी, और इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 60 हर्ट्ज। तो देखो हमें बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं कि फॉर्मूला यूज करो, तो n इक्वल टू 120 f अपॉन p। ठीक है, एन एस इक्वल टू 120 f अपॉन p। अब देखो मैक्सिमम स्पीड पर कब रन करेगा हमारा जो अल्टरनेटर है, व्हेन, जब पोल की वैल्यू कम से कम होगी। तो पोल की वैल्यू कम से कम कितनी रखेंगे, कम से कम 2 पोल तो हम लेके चलेंगे ना, एन और एस का एक पेयर यानी कि 2 पोल। व्हेन p इक्वल टू 2 देन
स्पीड इज हाईएस्ट। सिंपल है, स्पीड इज हाईएस्ट यानी हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, एन एस इक्वल टू 120, फ्रिक्वेंसी में 60 हर्ट्ज गिवन है, पोल की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो 60 बार जाएगा और दैट इज 3600। तो सिंक्रोनस स्पीड या मोटर स्पीड जो भी है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है भाई, 3600 आरपीएम। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, हमसे पूछा गया है किसी अल्टरनेटर में हमने 20 पोल यूज किए हैं और उसकी जो आरपीएम है वो 600 आरपीएम है। ठीक है, तो हमें पता है सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू कितनी गिवन है, 600 आरपीएम हमें गिवन है। ठीक है, और हमें पोल की संख्या कितनी गिवन है, पोल इक्वल टू 20 गिवन है। तो हमसे पूछा गया है कि जो प्रत्यावर्ती यानी कि एसी वोल्टेज और करंट उत्पन्न होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, यानी किस फ्रीक्वेंसी का हमें वोल्टेज और करंट देखने को मिलेगा इस केस में। तो पता है हमें एन एस इक्वल टू कितना होता है, 120 एफ अपॉन पी। हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो एन एस इंटू पी अपॉन 120 दैट विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो यहां से हम सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू पुट करेंगे 600, पोल हमारे पास कितने हैं 20 है अपॉन 120। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 छक 12 6 और यहां से 100 बार चला जाएगा। तो एफ की वैल्यू कितनी 100 हर्ट्ज हमें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो 100 हर्ट्ज विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 है, हमसे पूछा गया है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, तो हम थर्मोकपल को यूज करेंगे। ठीक है, यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए इसको यूज करेंगे। अगर हम बात करें रोटामीटर की, रोटामीटर किस लिए यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी कि जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो होता है किसी भी लिक्विड का, उस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो को मेजर करने के लिए हम रोटामीटर का यूज करते हैं। और अगर हम बात करें मैनोमीटर की, ठीक है, तो इसका हम यूज करते हैं यूज्ड फॉर मेजर प्रेशर इन पाइप, यूज्ड फॉर मेजर प्रेशर इन पाइप। अगर किसी पाइप के अंदर पानी यानी कि वाटर फ्लो हो रहा है तो उस वाटर का कितना प्रेशर है उस पाइप के अंदर, उस पर्टिकुलर प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर का यूज करते हैं। तो मैनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजर प्रेशर इनसाइड द पाइप, इनसाइड पाइप, और चैनल भी हो सकता है। ठीक है, एक ही बात है। और अगर हम वेंचुरी मीटर की बात करें तो इट इज यूज्ड फॉर मेजर फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड इन पाइप, लिक्विड इन पाइप। ये केवल पाइप में कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर ये हो गया। बाकी क्वेश्चन 20 के लिए जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, थर्मोकपल, जिसका यूज हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए करेंगे। जो टेम्परेचर जो रहता है वो वोल्टेज के टर्म में हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उस हिसाब से वो कैलिब्रेशन किया जाएगा कि कितने वोल्टेज पर कितना टेम्परेचर डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो वही है, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर की वैल्यू हम ले लेंगे और उसकी रिस्पेक्ट में जो हमारा करंट टेम्परेचर है उसको मेजर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, हमसे पूछा गया है कि पीएच मीटर की रीडिंग बदलकर 5 से 7 हो जाती है तो हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी होगी। तो सबसे पहले समझिए, इसमें पीएच स्केल है यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो ऐसे करके होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसको हम, पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, बेसिकली हमें पता होना चाहिए इसमें जो पीएच स्केल होती है इसमें टोटल कितने पॉइंट होते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पर कितना है 14 है। ये हमारी पीएच स्केल हो गई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर जो है वो क्षार की प्रवृत्ति दर्शाता है और यहाँ से यहाँ तक जो एसिड है यानी कि अम्ल है उसकी प्रवृत्ति को दर्शाता है। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है कि अगर जो पीएच मीटर की रीडिंग है वो 5 से सीधी 7 हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन की सांद्रता कितनी होगी। तो देखो मैं बता दूं, यहां से अगर हम यहां से यहां मूव करते हैं तो सांद्रता बढ़ती है यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ता है किसका, एसिड का। और अगर हम यहां से यहां मूव करते हैं तो सांद्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है किसका, बेसिक का, क्षार का। ठीक है, तो अब हमें समझ में ये आ गया कि 7 हम सबसे बीच वाले पॉइंट पे खड़े हैं, यानी कि अगर हम
7 से ऊपर जाते हैं तो घटेगी कंसंट्रेशन, ठीक है, और अगर हम 7 से नीचे जाते हैं तो भी हमारी कंसंट्रेशन घटेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं इसमें क्या चेंज होगा। देखो हमें सबसे पहले अगर हम वैल्यू की बात करें तो सबसे पहले 5 से 6 पे गई होगी वैल्यू, फिर 6 से 7 पे गई होगी। तो यहां पे चेंज कितनी का आया, 2, स्केल पर 2 पॉइंट का चेंज आया, पहले यहां पहुंची फिर यहां पहुंची। तो जो पीएच स्केल होती है, हमारी जो पीएच स्केल है वो कैसी है, एल्गोरिथम स्केल है, ठीक है ना। अगर हमारी कंसंट्रेशन पावर कम हो रही है ना तो 1/10 से कम होती है हर पॉइंट पर। तो इसमें कितने 2 पॉइंट का रिडक्शन है ना, तो 2 पॉइंट के रिडक्शन के लिए 1/10 एक बार और 1/10 दूसरी बार। तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सेकंड, स्पेस नहीं दिख रहा है, हाँ ये रहा, 1/10 इंटू 1/10, ठीक है ना। तो 1/100 टाइम जो है सांद्रता जो है कम हो जाएगी। तो 1/100 टाइम जो है सांद्रता हमारी यानी कि कंसंट्रेशन हमारा जो है वो कम हो जाएगा हाइड्रोजन आयन का, ठीक है ना। अगर हम एसिड की बात करें तो इसके केस में होता है OH नेगेटिव, और अगर हम बेस की क्षार की बात करें तो OH नेगेटिव होता है इसके केस में, और अगर हम एसिड की बात करें तो इसके केस में H पॉजिटिव होता है आयन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक हो गया हमारा। बाकी याद रखेंगे, अगर सांद्रता कम हो रही है तो 1/10 से हर पॉइंट पर कम होगी, और यहाँ पे दो बार सांद्रता कम हो रही है तो 1/10 इंटू 1/10 दैट इज द 1/100 टाइम डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, हमसे पूछा गया है कि किसी विद्युत संयंत्र की प्रारंभिक लागत सबसे कम होती है, बताइए। तो कौन सा ऐसा इलेक्ट्रिक संयंत्र है जिसकी प्रारंभिक लागत इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा कम होती है, तो गैस विद्युत संयंत्र, ठीक है। गैस विद्युत संयंत्र की जो लागत होती है, इनिशियल कॉस्ट की बात चल रही है यहाँ पे, इनिशियल कॉस्ट वो बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। गैस इलेक्ट्रिक प्लांट या गैस बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, तो इसकी इनिशियल कॉस्ट कम होती है। बाकी जो आप देख रहे हैं ऑप्शन, इसकी तो बहुत ज्यादा होती है भाई, इनिशियल कॉस्ट इज बहुत ज्यादा हाईएस्ट। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भी काफी होती है, ताप ऊर्जा विद्युत संयंत्र की ये भी, इसकी भी अच्छी खासी होती है, लेकिन सबसे कम बात करें तो इनिशियल कॉस्ट इसी की सबसे कम होती है। नेक्स्ट मूव करें, क्वेश्चन नंबर 23 है, हमसे पूछा गया है कि जो मेजर्ड वैल्यू है, हमने जो मेजर करी है किसी भी राशि की, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, तो इसके बीच के डिफरेंस को हम स्टैटिक एरर कहते हैं। स्टैटिक एरर इक्वल टू होता ही क्या है, स्टैटिक एरर इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। इसको हम डेल ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैटिक एरर, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसके लिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द स्टैटिक एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, हमसे पूछा गया है कि कौन सी मोटर का जो एक्सीलरेशन है उच्च त्वरण से प्रारंभ होनी चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग टॉर्क किसका हाई होना चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क या स्टार्टिंग एक्सीलरेशन। स्टार्टिंग टॉर्क भी हम इसको बोल पाएंगे या इसको हम एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ऐसी कौन सी मोटर है जिसका स्टार्टिंग एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा होता है, उच्च होता है, ठीक है। तो वो जो मोटर हम यूज करते हैं लिफ्ट में, और जो हमारी अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन्स हो गई, उनमें हम जो मोटर यूज करेंगे उसका जो है एक्सीलरेशन या फिर कहें स्टार्टिंग टॉर्क काफी हाई होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, हमसे पूछा गया है कि किसी प्रेरण मोटर में, इंडक्शन मोटर में जो रनिंग कंडीशन में जो मैक्सिमम बलागुण होता है, किसी भी मैक्सिमम बलागुण के केस में स्लिप का मान कितना होता है, तो S बराबर होता है R2/X2, ठीक है। जब हमारा जो बलागुण है यानी कि टॉर्क है कैसा हो, मैक्सिमम हो, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क पर स्लिप की वैल्यू कितनी होती है, R2/X2 होती है। सिंपली ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, हमसे पूछा गया है कि किसी ट्रांजिस्टर के लिए अगर बीटा की वैल्यू 50 है तो अल्फा का मान कितना होगा, तो पता होना चाहिए अल्फा इक्वल टू कितना होता है, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और अगर हम बीटा की बात करें, बीटा इक्वल टू कितना होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले हैं जो काफी काम में आते जाते रहते हैं। तो देखो अब हमें क्या करना है, अल्फा कैलकुलेट करना, तो अल्फा बराबर में बीटा यानी 50 और 1 प्लस 50 करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा भाई
50/51। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.98 हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ऑप्शन को देखते ही हो जाता, क्योंकि जो नियर नियर अबाउट हमारा 1 होता वही हमारा राइट आंसर होता। ठीक है, बाकी सबकी वैल्यू तो काफी कम, मतलब बहुत ज्यादा कम दी हुई है, तो ये एग्जैक्ट हमारा सही आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक वैलिड एडवांटेज नहीं है, एक वैध लाभ नहीं है। जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसको स्क्यूइंग करना, यानी कि स्क्यूइंग का मतलब क्या होता है, जो स्लॉट होते हैं उनको तिरछा करना। जो हम स्टेटर और रोटर के जो स्लॉट होते हैं, सॉरी सबसे ज्यादा रोटर पे इसको ट्राई किया था, हमारा जो रोटर का स्लॉट होता है उसको हम स्क्यू कर देते हैं, थोड़ा तिरछा कर देते हैं, ठीक है ना, जिससे कि जो मैग्नेटिक लॉकिंग होती है वो मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो पाए। तो इसका जो हम स्क्यूइंग कर रहे हैं, यानी कि जो हम तिरछा कर रहे हैं, ठीक है, जो स्क्यूइंग का कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं स्क्वायरल केज मोटर में, इसका कौन सा वैलिड एक लाभ नहीं है या वैलिड एडवांटेज नहीं है। तो देखो, इसका स्टार्टिंग टॉर्क से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है, ना ही इसको हम स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, तो ये वैलिड एडवांटेज नहीं है, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और अगर हम स्क्यूइंग कंसेप्ट की बात करें, तो अगर हम अपनी इंडक्शन मोटर के रोटर के जो स्लॉट्स हैं उसको हम स्क्यूइंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होगी तो हम की आवाज हमें बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी, ठीक है, या फिर कम सुनाई देगी, जो भी है। और इससे क्या हो जाए, टॉर्क जरूर यूनिफॉर्म हो जाता है भाई, टॉर्क यूनिफॉर्म हमें देखने को मिलता है थ्रू आउट द स्लॉट्स। ठीक है, और ये कॉगिंग यानी मैग्नेटिक लॉकिंग, ठीक है, मैग्नेटिक लॉकिंग यानी कि कॉगिंग, कॉगिंग को मैग्नेटिक लॉकिंग भी कहते हैं, तो कॉगिंग को भी ये प्रिवेंट कर देती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, हमसे पूछा गया है कि 400 केबी की सब स्टेशन को स्थापित करने के लिए हमें कितनी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी, हमें भूमि कितनी चाहिए पड़ेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 एकड़, 50 एकड़ की हमें जमीन जो है 400 केबी के सब स्टेशन के लिए चाहिए पड़ेगी। ठीक है, और अगर हम बात करें 220 केबी के लिए, तो 30 एकड़ की जमीन में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम 30 एकड़ की जमीन में ही काम करेंगे अपना, चाहे फिर थोड़ा बहुत वोल्टेज इससे भी कम हो जाए, ठीक है ना। तो इतना हमें रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 30 एकड़ हमारा होना चाहिए अगर हम ट्रांसमिशन सब स्टेशन की बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, हमसे पूछा गया, एक सेकंड, हाँ अब सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, हमसे पूछा गया है 50 एम्पियर के पीक वैल्यू के लिए हमें साइनोसोडल वेव की जो करंट है उसका हमें एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी करंट का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर हमें करंट की पीक वैल्यू हमें गिवन है, यानी करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 एम्पियर है, तो हमें क्या करना है, हमें आई एवरेज को कैलकुलेट करना है। तो आई एवरेज सरल है, आई एवरेज की वैल्यू कितनी होती है, 0.636 इंटू आई एम, ठीक है ना। तो मैक्सिमम करंट हमारे पास ये गिवन है, बस इसको हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0.636 मल्टीप्लाई बाई 50, दैट इज आंसर हो जाएगा हमारा 31.83 एम्पियर। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज द 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, हमसे पूछा गया है कि जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है उसके दौरान जो संधि यानी कि जो जॉइंट होते हैं हमारे, उस पर जो हीट उत्पन्न होती है, यानी कि जो हीट होती है वो किसके समानुपाती होती है। तो देखो, हीट इक्वल टू कितना होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, तो जो हीट है वो डिपेंड करेगी किस पर, आई स्क्वायर पर और आर स्क्वायर दोनों पर डिपेंड करेगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा भाई, आई स्क्वायर आर के हो जाएगा। तो देन यहां से हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर, और टाइम के भी प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, हमसे पूछा गया है कि किसी बैलेंस्ड स्टार कनेक्टेड नेटवर्क में निम्नलिखित में से कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी। तो बैलेंस के बारे में हमसे पूछा गया है, यानी कि सिंपल है, बैलेंस स्टार कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में हमसे पूछा गया है। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो देखो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, दैट इज द R1 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 या R बाय R स्टार, एक ही बात है। नेक्स्ट मूव करेंगे, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, हमसे पूछा गया है कि कौन सी इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग के पर्पस से रोटर सर्किट में जो हम सीरीज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करते हैं उसको ऐड करना संभव नहीं है। यानी सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि अगर हम मोटर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट करने के लिए हम उसकी रोटर सर्किट में कोई भी सीरीज रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं कर सकते, जो कि
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है हमारी। तो स्क्वायरल केज में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है हमारे पास कि हम उसके रोटर में एक्सटर्नल सीरीज रेजिस्टेंस को ऐड कर सकें। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और बाउंड या स्लिप रिंग की बात करें, एक ही चीज होती है बाउंड और स्लिप रिंग। ये बाउंड हो गया, ये स्लिप रिंग हो गई है, ठीक है, या फेस बाउंड। तो इन सब में जो होता है स्लिप रिंग का कंसेप्ट रहता है। तो स्लिप रिंग की सहायता से हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल जो सीरीज रेजिस्टेंस उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो 32 के लिए सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, हमसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा डायोड है जो कि एक पीएन डिवाइस है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं। तो भाई शॉर्टकी डायोड, ठीक है, शॉर्टकी डायोड में अगर लेयर की बात करें, जंक्शन की बात करें, जंक्शन तो इसमें 3 होंगे, ठीक है ना, लेयर इसमें 4 होंगी, लेकिन इसमें टर्मिनल केवल 2 ही होते हैं हमारे, ठीक है। तो शॉर्टकी डायोड करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इसका डायग्राम देखना है तो डायग्राम इसका ऐसा होता है जैसे PNP, ठीक है। एक साइड की लेयर हमारी ये हो गई, यानी एक ट्रांजिस्टर हमारा ये हो गया, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर हमारा ये हो गया, और एक ट्रांजिस्टर हमारा ऐसे कनेक्ट होता है, ये N से N लेयर, P से P लेयर, यानी कि N लेयर यहां पर होगी, ठीक है, और P लेयर यहां पे होगी, ठीक है, इस तरीके से, और यहां पर N होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। इस साइड कैथोड हो जाएगा हमारा, इस साइड हमारा एनोड हो जाएगा, यानी कि इसमें गेट वेट टाइप का कोई ऐसा कंसेप्ट है ही नहीं। तो ये हमारा कौन सा शॉर्टली डायोड है, शॉर्टली डायोड, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, मैं बता दिया हूं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, हमसे पूछा गया है कि सिंगल फेज स्टेटर कॉइल या बाइंडिंग के साथ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है। देखो सिंगल फेज कोई भी मोटर हो, खासकर इंडक्शन में, इंडक्शन के केस में, तो उसमें जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है उसकी वैल्यू कितनी, 0 होती है, स्टार्टिंग टॉर्क उसमें 0 होता है, ठीक है। फिर इस स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं सिंगल फेज मोटर में। तो क्या हो जाता है कि कैपेसिटर का यूज करने से स्टार्टिंग टॉर्क हमें अचीव हो जाता है, ठीक है, इनिशियल स्टार्टिंग टॉर्क हम अचीव कर लेते हैं आफ्टर इंजेक्टिंग ए कैपेसिटर, ठीक है। तो 34 के लिए ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, हमसे पूछा गया है कि जो रिवायरेबल फ्यूज हम यूज करते हैं उसमें फ्यूजिंग एलिमेंट के रूप में अगर हमने कॉपर वायर को यूज किया है तो फ्यूजिंग फैक्टर कितना होगा, ठीक है ना। देखो रिवायरेबल फ्यूज है, यानी कि वायर को हम चेंज कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है, रिवायरेबल फ्यूज आपने देखा होगा, नॉर्मली देखने को मिल जाता है। तो इसमें जो फ्यूजिंग फैक्टर है, फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी। तो भाई इस केस में अगर हम कॉपर का जो वायर यूज कर रहे हैं तो 1.9 से 2.0 तक फ्यूजिंग फैक्टर की वैल्यू इसमें देखने को मिलती है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, फैक्चुअल वैल्यू, इसको याद रखेंगे, टिपिकल डेटा है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, हमसे पूछा गया है कि जो रिलेक्टिविटी होती है वो किसकी एनालॉगस क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। यानी कि अगर रिलेक्टिविटी मैग्नेटिक सर्किट में क्वांटिटी है तो इसकी सिमिलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमसे बताना है। तो देखो रिलेक्टिविटी की बात करें तो रिलेक्टिविटी की अगर एनालॉगस क्वांटिटी की बात करें तो ये है हमारी रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर। कंडक्टिविटी का एनालॉगस परमिएबिलिटी हो जाएगा, कंडक्टेंस को परमियंस हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। करंट डेंसिटी को मैग्नेटिक डेंसिटी बोल सकते हैं लगभग, लेकिन करंट डेंसिटी का नहीं होता है, बेसिकली ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये 3 क्वांटिटी है। कंडक्टिविटी का हम बात करें तो परमिएबिलिटी हो जाता है इसका, कंडक्टेंस का परमियंस हो जाता है, ठीक है। परमियंस बहुत बार ये पेपर में पूछा जा चुका है, तो कंडक्टेंस का परमियंस लिख देता हूं, और कंडक्टिविटी का क्या हो जाता है भाई, परमिएबिलिटी। बस सिंपल है, बस ये 3-4 क्वांटिटी हैं। और फ्लक्स का तो पता ही होगा, फ्लक्स का करंट हो जाता है, ठीक है, और एमएमएफ को ईएमएफ हो जाता है। तो ये सब है, आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, हमसे पूछा गया है कि हमें किसी भी कंडक्टर की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी 0.5 गिवन है, यानी कि एल की वैल्यू हमें 0.5 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। और अगर हम बी की बात करें, यानी घनत्व की बात करें, बी की वैल्यू 1.1 टेस्ला है, ठीक है। और एक समान मैग्नेटिक फील्ड में एक निश्चित वेग यानी वेलोसिटी से ये क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। यदि कंडक्टर में 16.5 वोल्ट का जो है ईएमएफ इंड्यूस होता है तो हमें बताना है कि वेग कितना होगा जब जो गति कर रहा है वो परपेंडिकुलर है किसके, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसके, ठीक है, सिंपल है। तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 मिल गई है, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, लंबवत है, तो 90 मिल गया। अब जो v होता है, v यानी कि
वोल्टेज इक्वल टू कितना होगा, बी एल वी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे वी क्या है, देखो ये वी अलग है, ये वी ऐसा वाला बना देता हूं, ठीक है, स्मॉल वी बना देता हूं। ये भी वेलोसिटी है, ये भी वोल्टेज है हमारा, तो वोल्टेज हमारा कितना 16.5 वोल्ट जनरेट हो रहा है। बी की वैल्यू 1.1 टेस्ला हमारे पास गिवन है, एल हमारे पास 0.5 है, और वी यानी वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करना है, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है भाई। तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी, 1 हो गई यहां से। अब देखो हम अगर हम v को कैलकुलेट करेंगे तो 16.5 बटे 1.1 इंटू 0.5, ठीक है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे फाइनली तो हमें मिल जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां से पॉइंट है, ये खत्म हो जाएगा, यहां से 5 से इसको काट देंगे, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 11 तिया 33, और नीचे एक पॉइंट है, 3 बार कटेगा और पॉइंट है नीचे एक, तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो फाइनली हमें 30 मीटर पर सेकेंड मिल जाएगी। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड पर हम इसको रोटेट करेंगे तब हमें वोल्टेज मिलेगा 16.5 वोल्ट का। और जब हमारा घनत्व कितना हो 1.1 टेस्ला और इसकी लेंथ कितनी हो कंडक्टर की 0.5 मीटर, तो 37 के लिए 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हमसे पूछा गया है, हमसे बोला गया है कि सुपरपोजिशन प्रमेय का यूज करके, थ्योरम का यूज करके हमें वोल्टेज Vx की वैल्यू को बताना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें वोल्टेज Vx की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखो इसमें जरूरी नहीं है हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि कन्वेंशनल एग्जाम हमारा है नहीं, तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम नोडल यूज करेंगे, ठीक है, नोडल एनालिसिस यूज करेंगे। तो बाय नोडल कुछ भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो नोड है हमें इसी का वोल्टेज कैलकुलेट करना है, और इसका वोल्टेज हमने Vx ऑलरेडी गिवन है, तो हम Vx को लेके चलेंगे, हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं बढ़ाएंगे अपने लिए। तो Vx माइनस 20 अपॉन 20 प्लस Vx अपॉन 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब करंट क्या है, करंट इस नोड पे जो है इनकमिंग है, तो करंट इनकमिंग करंट माइनस हो जाती है, आउटगोइंग करंट प्लस हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हम इसको हाईएस्ट पोटेंशियल पर लेते हैं, यानी कि अगर करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे मान के चलते हैं सब जगह। ठीक है, तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे हमने करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से माना है। ठीक है, एज यूजुअल। अब देखो 4 एम्पियर का ये हो गया, और अगर हम बात करें इस वाले करंट की, ठीक है, जो कैसा है, करंट सोर्स है लेकिन वोल्टेज डिपेंडेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो माइनस के 0.1 Vx इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिंपल है, हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को उस साइड भेज देंगे, तो 4 प्लस 0.1 Vx इस साइड पहुंच गया, और इन दोनों वैल्यू का हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा 20 आ गया, तो Vx माइनस 20 ऐसा ही रहेगा, और प्लस 5 Vx। ठीक है, 4 पंचे 20, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा Vx में। अब ये 20 है, 20 को हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 जब इस साइड मल्टीप्लाई होगा, तिरक गुणा करेंगे हम, तो 20 चौको 80 प्लस 2 Vx। ठीक है, और ऊपर जो वैल्यू है 5 और 1 6 Vx हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 20 हो जाएगा, तो 6 Vx में से 2 Vx माइनस करेंगे, 4 Vx बचेगा, और 80 में 20 जुड़ेगा तो 100 हो जाएगा। तो Vx की वैल्यू यहां से हमें कितनी 25 वैल्यू Vx की मिल गई। दैट इज द ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, हमसे पूछा गया है कि जो हमें नेटवर्क गिवन है नीचे, उसमें फ्लो होने वाली करंट आई नॉट की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो ये जो नोड है हमारा, ठीक है, तो एट नोड बाई केसीएल, बाई केसीएल, केसीएल क्या कहता है कि इनकमिंग करंट इक्वल होगा किसके, आउटगोइंग के। ठीक है, आउटगोइंग के जो भी है, तो इनकमिंग करंट हमारे पास कितनी है, देखो एक वैल्यू करंट की इनकमिंग ये है, एक वैल्यू करंट की इनकमिंग ये है। ठीक है, एक वैल्यू करंट की इनकमिंग ये है। अब इनकमिंग करंट को हमने एक साइड अलग जोड़ दिया, ठीक है, और अगर हम बात करें आउटगोइंग करंट की, तो आउटगोइंग करंट ये रही, आउटगोइंग करंट ये रही, तो इसको हमने अलग जोड़ दिया, 10 प्लस आई नॉट। तो हमें आई नॉट बेसिकली कैलकुलेट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, 4 माइनस 10 हो जाएगा यहां से, दैट इज इक्वल टू आई नॉट, दैट इज माइनस का, सॉरी कितना है भाई, आउट इनकमिंग करंट कितनी थी, 4 और प्लस 2 था, है ना, तो मिस हो गया थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सही कर लेंगे हम इसको। कितना हो गया, 4 प्लस 2 हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर हमें 6 मिलेगा, और जब 6 में से हम 10 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास 6 में से जब 10 कटेगा, तो माइनस का 4 जो है हमारे पास आई नॉट का वैल्यू आ जाएगा। तो आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई भाई, हमारे पास आई नॉट की वैल्यू आ गई है माइनस का 4, आई नॉट बराबर -4।
ठीक है, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, आई नॉट इक्वल टू माइनस का 4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, हमसे पूछा गया है कि सिंगल फेज रिपल्सन मोटर में, ठीक है, रिपल्सन मोटर की बात चल रही है यहाँ पे, जो टॉर्क होता है, टॉर्क डेवलप टॉर्क होता है रोटर पर जब ब्रूस एंगल को या ब्रूस एक्सिस को कितने पर फिक्स किया जाता है, ठीक है, यानी कि हमसे कुछ नहीं है, सिंपली ब्रूस की एक्सिस पूछी गई है कि किस एक्सिस पर हम ब्रूस को सेट करते हैं जिससे कि हमारा जो टॉर्क है वो डेवलप हो पाता है रोटर में, ठीक है। तो सिंपली अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा अगर हम एनालाइज करें तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रोटर बन गया। तो एक ब्रश हम इस साइड लगाते हैं, ये हमारा एक ब्रश हो गया, और दूसरा ब्रश हम इस साइड लगाते हैं, ठीक है। हालांकि इस ब्रश को हम क्या करते हैं, इस ब्रश को आपस में हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी एक्सिस की, इस तरीके से ये एक्सिस होती है, ठीक है। और ये जो थोड़ा मैंने डायग्राम थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं बनाया है, एक सेकंड रुकिए, अभी भी दिखाता हूं, हाँ अब सही है। देखो ये जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस ऐसी रहती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो एंगल है ना, इसका ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये जो एंगल बनता है यहां से अल्फा, ठीक है ना, ये जो एंगल हमारा अल्फा बनता है, तो ये अल्फा हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से कम होगा। तो एक्यूट एंगल आपने पढ़ा होगा, एक्यूट यानी न्यून कोण, एक्यूट एंगल की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से कम ही होती है। तो क्या होगा, जब एक्यूट एंगल पर होगा स्टेटर फील्ड एक्सिस, तो स्टेटर फील्ड एक्सिस हमारी ये हो गई, और ये एक्यूट एंगल अल्फा बना लिया स्टेटर फील्ड से इसने, तो अल्फा की वैल्यू जब 90 डिग्री से कम होगी तभी हमारा जो है जो डेवलप टॉर्क है वो देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन से मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी होती है वो कब से कम होती है। तो देखो अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, अगर हम कॉपर की रेजिस्टिविटी की बात करें 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है, जो कि सबसे कम होती है, ठीक है। कांच की काफी बहुत ज्यादा होती है, नाइक्रोम की भी बहुत होती है, ठीक है, नाइक्रोम को पता होगा, हीटर में हम यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टिव होता है। जर्मेनियम की बात करें, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है, अगर सेमीकंडक्टर दिया है तो हमें टेम्परेचर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर टेम्परेचर हम अपना बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो ये बिल्कुल इंसुलेटर की तरह ट्रीट करेंगे, तो हम सेमीकंडक्टर को इतना ज्यादा मतलब नहीं मान्यता दे सकते अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, न्यूनतम रेजिस्टिविटी के केस में। तो फाइनली जो है कॉपर यानी कि तांबा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तांबे में जो रो की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.7, यानी रेजिस्टिविटी की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और अगर हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी इसकी बहुत हाई होती है, क्योंकि जितनी वैल्यू इसकी कम होगी रेजिस्टिविटी की, सबसे कम इसी की है, तो उतनी ही इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा हाई हो जाएगी। तो इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है 6.0 इंटू 10⁻7 सीमन पर मीटर, तो ये हो गई। तो 41 के लिए ऑप्शन सेकंड करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है, हमसे पूछा गया है कि किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो टरबाइन का हम उपयोग करते हैं हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए, तो पेल्टन व्हील टरबाइन का यूज करेंगे हम हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, हमसे पूछा गया है कि किसी थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में हमें कंबाइन इफिशियंसी कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कंबाइन इफिशियंसी कैलकुलेट करना है। अगर हमें जो बॉयलर की इफिशियंसी है 85% और टरबाइन की दक्षता हमें, टरबाइन की इफिशियंसी हमें 40% गिवन है और प्रत्यावर्तित की दक्षता 95% है, तो कंबाइन इफिशियंसी हमें बताना है। तो कंबाइन इफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ बॉयलर मल्टीप्लाई विथ इफिशियंसी ऑफ टरबाइन एंड मल्टीप्लाई विथ अल्टरनेटर इफिशियंसी, ठीक है, यानी सबकी इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर देना है, तीनों के तीनों टर्म की इफिशियंसी का। तो इफिशियंसी से हम पॉइंट को नेगलेक्ट मतलब जो है परसेंटेज को हटा देंगे, तो परसेंटेज जब हम हटाएंगे तो पॉइंट हमारा 2 अंक के बाद आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.4 इंटू 0.95। जब इस पूरी वैल्यू को अपन सॉल्व करेंगे तो 32.3 वैल्यू परसेंट में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगी हमें, ठीक है।
तो 32.3% आएगा। इससे जो ओवरऑल वैल्यू निकल के आएगी उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको इतनी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, किसी सिंक्रोनस मशीन में अगर मैग्नीट्यूड है जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस का, वो किस तरीके से डिपेंड करता है। देखो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस किसी भी सिंक्रोनस मशीन के लिए जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस होता है, ठीक है, उसकी वैल्यू एयर गैप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, एयर गैप के होती है। ठीक है, यानी कि एयर गैप जितना ज्यादा कम होगा, एयर गैप जितना ज्यादा कम होगा, रिएक्टेंस मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, एयर गैप जितना कम रखेंगे मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों होता है, चलो बता देता हूं, कोई बात नहीं। जैसे कि हमारे पास ये सिंक्रोनस सैलिएंट पोल वाली मशीन है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि इस साइड जो फ्लक्स है वो इजीली पास हो जाता है, यानी यहां पे फ्लक्स मैक्सिमम होगा। फ्लक्स यहां पे कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। तो अगर यहां पे फ्लक्स ज्यादा है तो भाई यहां पे एल की वैल्यू भी तो ज्यादा होगी, क्योंकि एल इक्वल टू एन फाई बाई आई होता है। तो जब एल की वैल्यू ज्यादा होगी तो भाई ओमेगा एल की वैल्यू भी तो ज्यादा होगी। जब ओमेगा एल की वैल्यू ही ज्यादा हो जाएगी तो भाई एक्स एम जो मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है तो इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं होगी क्या, यानी कि जहां एयर गैप जितना ज्यादा कम होगा वहां पे मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हो जाएगी, रिएक्टेंस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एयर गैप लेंथ। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, क्योंकि कई बार इसकी कंडीशन चेंज हो जाती है, लेकिन सिंक्रोनस मशीन के केस में यही चलेगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, हमसे पूछा गया है कि किस परिकोण से या किस एस्पेक्ट से जो डीसी वेल्डिंग है वो बेटर होती है एसी वेल्डिंग से। देखो डीसी वेल्डिंग में आप समझिए, डीसी वेल्डिंग में जो वोल्टेज होता है वो बिल्कुल कांस्टेंट मेंटेन रहता है, लेकिन एसी में क्या होता है, एसी में जो वोल्टेज होता है वो बराबर चेंज होता रहता है। तो अगर हम डीसी और एसी वेल्डिंग की कंपेरिजन करें तो डीसी वेल्डिंग में जो है आर्क स्टेबिलिटी अच्छी होती है, क्योंकि इसमें वोल्टेज एक कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन रहता है। लेकिन एसी वेल्डिंग के केस में क्या होता है, अगर हम एसी पे वेल्ड कर रहे हैं तो जो वेल्डिंग की पोजीशंस हैं वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। इसीलिए हम हमेशा डीसी को प्रेफर करना ज्यादा समझते हैं, आसान होता है डीसी पे, क्योंकि आर्क स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है और वेल्डिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। बेसिकली डीसी पे ही होता है, लगभग 60 to 70 वोल्ट रखा जाता है डीसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, हमसे पूछा गया है कि हिस्टेरिसिस मोटर की कौन सी विशेषता नहीं है, कौन सी स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो याद रखेंगे, जो हाई पावर है, हम कभी भी हिस्टेरिसिस मोटर को हाई पावर के लिए यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इसका यूज हम हमेशा टेप रिकॉर्डिंग या छोटे छोटे टॉयज वगैरह हो गए, यानी कि छोटी रेटिंग की मोटर में करते हैं। ठीक है, बाकी के ऑप्शन बिल्कुल मोटर के सबसे सही हो जाएंगे। अगर हम बात करें अनस्लॉटेड रोटर, यस हिस्टेरिसिस मोटर में अनस्लॉटेड रोटर होता है। ठीक है, स्मूथ रनिंग, यस हिस्टेरिसिस मोटर स्मूथ रनिंग करती है और इसमें लो नॉइज होती है, नॉइज बिल्कुल ना के बराबर होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो ये हाई पावर इसकी जो है विशेषता नहीं है, बाकी के तीनों पॉइंट इसके लिए करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन 46 के लिए करेक्ट, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 के लिए ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, हमसे पूछा गया है कि हमें इसमें जी इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करना है। जी इक्विवेलेंट कितना होगा बता दीजिए। ठीक है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि अगर आर की जगह जी पूछ लिया जाए और हमसे पूछा जाए कि जी इक्विवेलेंट, तो मैं तो कहता हूं भाई सीधे सीधे क्या करो, इसको कैपेसिटर की तरह ट्रीट करने लगो। क्या समझो कि ये जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस की जगह हमने क्या कंसीडर किया है, हमने कैपेसिटर कंसीडर किया है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इन दोनों का हम पैरेलल निकालेंगे, पैरेलल यानी रेजिस्टेंस के हिसाब से। ठीक है ना, या फिर ऐसा कर लो आप, अगर दूसरे तरीके से करना चाहते हैं सिंपली मल्टीप्लाई करके ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 20 अपॉन 5 + 20। ठीक है, इन दोनों का पैरेलल निकालना है अपन को, ऐसे समझ लो। तो 20 × 100 बटे 25 तो कितना आ गया, 4 आ गया। इनका मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ का हमें इक्विवेलेंट कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो यहाँ पर कंडक्टेंस है तो 6s + 4s डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। जब हम जी इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 10s, देन ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर, दैट इज द 10s। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का सीरीज टाइप अनसिमेट्रिक फॉल्ट है। ठीक है, या अनबैलेंस्ड फॉल्ट है, सीरीज टाइप अनबैलेंस्ड फॉल्ट।
तो सीरीज टाइप अनबैलेंस्ड फॉल्ट जो है हमारा ओपन कंडक्टर फॉल्ट है। अगर कंडक्टर कहीं से ओपन हो जाता है तो सीरीज टाइप अनबैलेंस्ड फॉल्ट की कैटेगरी में जाएगा किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए। तो 48 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, हमसे पूछा गया है कि कौन सी चीज कारण बनती है रियल पावर लॉस का किसी भी कंडक्टर में ट्रांसमिशन लाइन के केस में। तो सीरीज रेजिस्टेंस सबको पता होगा भाई, रजिस्टर ही है जो आई स्क्वायर आर के लिए जिम्मेदार होती है और पावर लॉस करती है, ठीक है, जो कि एक्टिव पावर होता है या रियल पावर होता है। तो सीरीज रेजिस्टेंस जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, हमसे पूछा गया है कि 10 जूल पर कूलम इक्वल टू हाउ मच वोल्ट। यहां पे सेकंड नहीं होगा, ठीक है, वोल्ट होगा। तो पता होना चाहिए जूल पर कूलम, जो जूल पर कूलम होता है वो इक्वल टू होता है किसके, वोल्ट के, क्योंकि ये दोनों की दोनों वोल्टेज की यूनिट है, ठीक है। तो जितने जूल पर कूलम होगा उतने ही वोल्ट मिलेगा हमें। तो 10 जूल पर कूलम इक्वल टू 10 वोल्ट, ठीक है, 10 जूल पर कूलम इक्वल टू 10 वोल्ट। अगर डिटेल में जाना है तो देख सकते हैं, वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन चार्ज, ठीक है। एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है भाई, कूलम होती है, ठीक है। और अगर हम इनकी ये यूनिट है तो इसकी यूनिट के साथ साथ इन दोनों को हम वोल्टेज से भी रिप्रेजेंट कर, मतलब वोल्ट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जूल पर कूलम इज ऑल्सो इक्वल टू वोल्ट, ठीक है। तो इस केस में आप देख सकते हैं 10 जूल पर कूलम इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 10 वोल्ट हो जाएगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लेक्चर को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दें लेक्चर को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।